हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है केमिकल इक्विलिब्रियम के विषय में स्टडी कर रहे होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों एक ही पार्ट हैं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये जो क्लास है स्पेशली 11th के पार्ट पे तो है ही, लेकिन अगर ये नीट के पर्पज से भी और या IIT के पर्पज से भी ये क्लासेस हैं, तो आप लोग इसको जो है देख सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ें कवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग जो है किसके विषय पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग। केमिकल इक्विलिब्रियम, अब केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले हम लोग जो है ये देखना चाहेंगे कि पर्टिकुलर कोई भी रिएक्शंस है, हाँ, कोई भी रिएक्शंस है तो वो कितने टाइप्स के होते हैं। जो आपके रिएक्शंस जनरली होते हैं वो अकॉर्डिंग टू फेज, है ना, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसे इसमें पहला जो कंडीशन है, अगर हम थर्मोडायनेमिक कंडीशन लेते हैं तो, या उसके थर्मोडायनेमिक कंडीशन को फॉलो करते हैं तब क्या होगा, थर्मोडायनेमिक। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग जो है दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहला जो हमारा होता है इंडोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक। ऐसा कोई भी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो रही हो, मतलब जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, हम बाहर से उसको एनर्जी दे रहे हो और तब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा हो, तब हम उसे बोलते हैं इंडोथर्मिक। जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक रिएक्शन हम ले रहे हैं ए, ये चेंज हो रहा है बी में, तो अगर ये ए जो है ए को बी में चेंज होने के लिए कहीं ना कहीं इसको अगर हमको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब हम इसे बोलते हैं इंडोथर्मिक। तो ये जब रिएक्शन दिया जाता है तो इसके लास्ट में हम लोग को लिखता है डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव। अगर हमारा डेल्टा H हमारा पॉजिटिव है, तो ये जो रिएक्शन होगा वो हमारा इंडोथर्मिक होगा। और इंडोथर्मिक का मतलब है कि कहीं ना कहीं उस रिएक्शन को एनर्जी गिवन हो रहा है, एनर्जी दिया जा रहा है। तो जब तक आप इस ए को एनर्जी देंगे नहीं, तब तक ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहला केस ये है कि इंडोथर्मिक का मतलब ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल्स है जिसको एनर्जी दे तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, तब हम उसे बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा जो प्रोसेस है वो हमारा है एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जैसे ए चेंज टू बी, हमारा ए बी में चेंज हो रहा है और उसके लिए हमारा जो डेल्टा H की वैल्यू होनी चाहिए वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर ये जो डेल्टा H की वैल्यू जो है रिप्रेजेंट करती है, कि पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, तो हम डेल्टा H के अकॉर्डिंग ये डेल्टा H की वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि विच वन इज द इंडोथर्मिक एंड विच वन इज द एक्सोथर्मिक। क्लियर है? तो कोई भी रिएक्शन है, पहला तो ये प्रोसेस है कि थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रिएक्शन दो टाइप्स के हो गए। आपका एक रिएक्शन ऐसा होता है जो एंडोथर्मिक होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और एक आपका जो है एक्सोथर्मिक होता है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो ये आपके दो प्रोसेस हो गए। ये एक रिएक्शन का टाइप हुआ। दूसरा रिएक्शन जो होता है स्पीड। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है। एक तो हमारा फास्ट रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन, जो रिएक्शन मतलब बहुत ही इतना फास्ट हो रहा है कि हम उसको कैलकुलेट ना कर सकें। जैसे सिंपली अगर हम ये ले लेते हैं, जैसे बारूद है, जैसे आप पटाखा है, उसको जब हम बर्निंग करते हैं, आग लगाते हैं, तो क्या तुरंत ब्लास्ट करता है। तो उसमें क्या होता है, बारूद भरा होता है, उसमें बारूद भरा होता है, जैसे वो उसको एनर्जी मिलती है वो ब्लास्ट कर जाता है। तो ब्लास्ट करने में क्या होता है, बहुत कम समय लगता है, मतलब पता भी नहीं चलता, इतने में बारूद फट जाता है। या सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हम एसिड ले लें, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं कोई भी एसिड, और इसमें हम जो है बेस मिला दें, स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला देते हैं, तो ये प्रोडक्ट इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं तो हमारा वाटर और क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो ये हमारा जो रिएक्शंस होता है बहुत ही फास्ट होता है, जिसको हम लोग जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी टाइमिंग को मेजर नहीं कर सकते, उसके रेट को मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन है जिसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, जिसकी टाइमिंग को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, तो वो रिएक्शन हमारा बहुत फास्ट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि अगर हमारा रिएक्शन बहुत स्लो है, एक दूसरा टाइप का है स्लो,
स्लो रिएक्शन का मतलब कि बहुत धीमे धीमे हो रहा है और इजीली आप उसके रेट को मेजर कर रहे हैं, ले रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं। जैसे एक तो धीमे धीमे हो रहा है और एक बहुत धीमे धीमे हो रहा है। जैसे रेडियो एक्टिव डीके हो गया, या कह सकते हैं कि वन स्टेप टू अनदर स्टेप। जैसे आप आइस ले लीजिए, आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट करना है तो एक झटके से नहीं करता। वो क्या करेगा, आइस को लेकर धीरे धीरे वो एनर्जी को रिसीव करेगा और धीरे धीरे जो है वो वाटर में कन्वर्ट करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो मतलब कि बहुत धीमे धीमे हो रहा होता है, स्टेप धीमे धीमे, मतलब स्लो प्रोसेस है। तो कहने का सेंस है कि स्पीड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक हमारा फास्ट रिएक्शंस होता है और एक स्लो रिएक्शंस होता है। और सेकंड कंडीशन ये है कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं, जब केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, जब रेट ऑफ रिएक्शन का मेजरमेंट करते हैं, तब हम हमेशा और हमेशा स्लो रिएक्शन को फॉलो करते हैं। हम कभी भी फास्ट रिएक्शन से रेट को फॉलो नहीं करते, रेट को आइडेंटिफाई नहीं करते। तो ये चीजें हमेशा माइंड में रखिए। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारा दे दिया x प्लस वाई, ये हमारा हो गया एक्स वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हमारा फास्ट रिएक्शन है, ये हमारा फास्ट हो गया। फिर इसके बाद एक्स वाई प्लस वाई, ये हमारा हो गया एक्स वाई टू, ये हमारा हो गया स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। और थर्ड रिएक्शन दे दिया एक्स वाई टू प्लस वाई दिस इक्वल टू एक्स वाई थ्री। अगर ये दे दी, ये भी हमारा फास्ट रिएक्शन दे दिया। अब कह दिया कि which reaction shows the rate of reaction, which reaction shows the rate of reaction, या which reaction represents the rate of reaction, या which reaction represents the kinetics of the reactions। तो वो जो स्लो प्रोसेस होता है उससे हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, जो फास्ट होता है हम उसको लीव करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये है कि अगर फास्ट और स्लो रिएक्शन है तो हम हमेशा स्लो रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन को मेजरमेंट करते हैं। हाँ, टाइप आपके दो हो गए, फास्ट और स्लो, ये हो गया। इसके बाद आपका जो है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अगर हम फेज की बात करते हैं तब उसमें जो है हमारा एक कंडीशन होता है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अगर हम होमोजेनियस की बात करते हैं, होमोजेनियस रिएक्शन की बात करते हैं तो होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है वो दोनों के दोनों एक फेज में हो, मतलब उनका स्टेट एक जैसा हो, तब हम उसे बोलते हैं होमोजेनियस। जैसे यहाँ पे अगर हम लेते हैं N2 हमारा क्या है, गैस। अगर यहाँ पे 3H2 ले लेते हैं, ये भी हमारा गैस है, और जब ये रिएक्शन करता है तो हमारा बनता है 2NH3, और ये भी हमारा अमोनिया भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पे देखिए ए हमारा गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों अगर एक ही फेज में होते हैं, एक ही स्टेट में होते हैं, तब हम उसे बोलते हैं होमोजेनियस। क्लियर है। दूसरा केस है हेटेरोजेनियस। अगर हम हेटेरोजेनियस की बात करते हैं, हेटेरोजेनियस का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे हेट्रो इन द सेंस विषम ना, डिफरेंट, हेट्रो इन द सेंस डिफरेंट। तो डिफरेंट इन द सेंस क्या हो गया कि पर्टिकुलर आपका जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, ये दोनों का स्टेट और फेज दोनों का डिफरेंट होगा। अगर हम हेटेरोजेनियस कंडीशन लेते हैं तो हेटेरोजेनियस का मतलब होगा कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट बन रहा है इनका फेज जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट। अब ये ब्रेक करेगा तो किस में ब्रेक करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक करता है, ये भी हमारा सॉलिड स्टेट होता है, और यहाँ पे CO2 है, ये हमारा गैसियस स्टेट है। तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं, इसमें देखते हैं तो यहाँ पे हमारा CaCO3 सॉलिड है, यहाँ पे हमारा सॉलिड है, यहाँ पे हमारा गैस है। तो कहीं ना कहीं जो है सब में फेज डिफरेंस है। यहाँ पे ये दोनों सॉलिड हो गए, हमारा गैसियस स्टेट है, तो स्टेट अलग अलग है, फेज अलग अलग है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम इसे हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट में रखे, हेटेरोजेनियस रिएक्शन में रख रहे होंगे। तो आपका जो है मीडियम के अकॉर्डिंग, उनके फेज स्टेट के अकॉर्डिंग जो रिएक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होमोजेनियस जिसमें सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो है स्टेट सेम होता है, फेज सेम होता है। और हेटेरोजेनियस का मतलब उनका जो स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्टेट होगा वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा, या डिफरेंट स्टेट में वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा हो गया आपका उसके स्टेट के अकॉर्डिंग, उसके फेज के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो है आपका, अगर हम रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं, उनके मूवमेंट की बात करते हैं, उनके वे ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं, तब जो रिएक्शंस होता है हमारा दो तरह का रिएक्शंस होता है। एक हमारा होता है इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल, हम कह सकते हैं। पहले
रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहां से आपका जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट शुरू हो रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन से। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर कोई भी ऐसा रिएक्शन है, कोई भी ऐसा रिएक्शन है जो दोनों साइड मूव कर रहा हो, रेट फॉरवर्ड रिएक्शन में भी जा रहा हो और बैकवर्ड रिएक्शन में भी कन्वर्ट हो रहा हो। अगर ऐसा कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं जो फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन में जा रहा है, तब हम इसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन को जैसे सिंपली अगर हम लेते हैं H2 + I2, ये हमारा जो है ये दोनों रिएक्शन आपस में रिएक्शन करेंगे और यहाँ पे बना देगा 2HI। तो इसका सेंस क्या है कि हम इसे बोलते हैं, ये जो आगे जा रहा है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड, और ये जो बैक आ रहा है इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड। तो ये जो रिएक्शन है, पहले H2 और I2 दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, 2HI बन रहा है, और फिर ये 2HI क्या कर रहा है, अगेन ये ब्रेक कर रहा है H2 + I2 में। इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन है वो हमारा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिएक्शन दोनों तरफ मूव करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन है, एक जैसे N2 का हमने भी एग्जांपल लिया था, वहां पे N2 + 3H2 दिस गिव्स 2NH3, ये भी हमारा जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये भी हमारा जो है इस तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, ये दोनों जो है दोनों डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। ये जो रिएक्शन डायनेमिक से होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल रही होती है, तब हम इसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल का मतलब है कि ओनली वन डायरेक्शन ना, कंप्लीशन, ओनली वन डायरेक्शन का मतलब ये। तो यहाँ पे देखिए इररिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कंप्लीट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे अगर हम इररिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम KClO3 लेते हैं, ये हमारा ब्रेक करेगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, 2KCl + 3O2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे KClO3 है और ये ब्रेक कर रहा है 2KCl + 3O2 में। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायरेक्शन है ओनली वन डायरेक्शनल है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये ब्रेक कर रहा होगा, प्रोडक्ट हमारा बन रहा होगा, मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आ रहा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसका जो अमाउंट है कंटिन्यू डिक्रीज करेगा, कंटिन्यू डिक्रीज करेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा और फाइनली पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का सेंस है कि जब हमारा कोई भी रिएक्शन ओनली वन डायरेक्शनल मूव करता है तब हम उसे बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन, और जब दोनों डायरेक्शन में मूव करता है तब हम उसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और यही रिवर्सिबल रिएक्शन हमारा यहीं से सिलसिला होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो तीन कंडीशन में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये है कि इसको जो आपका रेट ऑफ ये दोनों साइन, ये जो दोनों साइन है, ये दोनों लाइन है, इनका जो लेंथ हो वो सेम हो, ये पहला केस। जैसे यहाँ पे हमारा A है, यहाँ पे B है, तो ये जो लाइन है रिवर्सिबिलिटी का वो दोनों इक्वल लेंथ में हो। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि ये फॉरवर्ड बड़ा हो और बैकवर्ड हमारा छोटा हो, ये इस तरह का केस हो। और थर्ड केस क्या है कि यहाँ पे A हमारा ये छोटा हो जाए और ये हमारा बड़ा हो जाए, ये तीन तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मतलब क्या कर रहा है, फर्स्ट केस में क्या है कि हमारा ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इक्वल है। इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हमारे क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है। लेकिन यहाँ पे क्या, जिस रेट से A हमारा B में कन्वर्ट होगा, B उसी रेट से हमारा A में कन्वर्ट हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो A की B में कन्वर्जन की टेंडेंसी बहुत हाई है, लेकिन B की A में बहुत छोटा है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो A हम ये कह सकते हैं कि A इजीली कन्वर्टेड टू B, बट B इजीली नॉट कन्वर्टेड, बहुत स्लो रिएक्शन होता है, B हमारा A में बहुत धीमे धीमे कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो A हमारा B में बहुत धीमे धीमे होगा और B हमारा जो है फास्टली A में कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों जो है हम लोग स्टडी नहीं कर रहे होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। जनरली हम ऐसा रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लेते हैं, तब यहाँ से हमारा एक स्टेट आता है जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब यहाँ पे एक टर्म आता है इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट।
अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब कहता है कि पर्टिकुलर रिएक्शन का वह स्टेट, वह कंडीशन, वह टाइम जिस पर पर्टिकुलर कोई भी रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड जो रिएक्शन हो रहा है उसका जो रेट हो और बैकवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है उसका रेट जो है दोनों इक्वल हो जाए। तो ऐसा पर्टिकुलर पहला स्टेट है कि पर्टिकुलर ऐसा कोई मतलब रिएक्शन का वह स्टेट जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये जैसे हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और ये हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, आर मींस रेट। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, आर एफ इक्वल टू आर बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो तब हम इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, ये मतलब हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज द स्टेट वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये पहला केस है। दूसरा केस ये है कि इसको हम दूसरे वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि देखिए जिस रेट से ए हमारा बी में कन्वर्ट होगा, जिस रेट से ए बी में कन्वर्ट होगा उसी रेट से बी ए में कन्वर्ट होगा, तो क्या ए के कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिस रेट से ये बदलेगा उसी रेट से ये बन भी रहा है, तो जितना बदला उतना बन गया, तो इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा नहीं। यहाँ पे भी वही केस है, जिस रेट से बनेगा उसी रेट से ब्रेक करेगा, मतलब जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से बिगड़ रहा है, इसका मतलब इसका भी कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। तो यहां से मैं अनदर टर्म लिखते हैं कि ये एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि अब वहां पे वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जिस रेट से बनेगा उसी रेट से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, तो कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हम ये दो तरह से इसे कह सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट को, कि पर्टिकुलर रिएक्शन का वह स्टेट जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और that equilibrium state is the state where the concentration of reactant and product are constant। तो ये दो तरह से हम पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट का ग्राफ प्लॉट करें, इक्विलिब्रियम का ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए क्या होगा। इनिशियली हम देखेंगे यहाँ पे जैसे हम ये रिएक्शन टाइम लेते हैं, ये टाइम ले रहे हैं टाइम, और यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन ले रहे हैं कंसंट्रेशन। तो इनिशियली देखिए ये हमारा बी में है, ये हमारा बी में चेंज हो रहा है। इनिशियली जब हम रिएक्शन को ले रहे होंगे, जब हमारा ए होगा तो ए हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो रहा होगा, ए हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा इनिशियल जब हमारा t इक्वल टू 0 है तब। अगर हम t इक्वल टू 0 लेते हैं तब क्या होगा, उस समय ए का पूरा कंसंट्रेशन होगा वो मैक्सिमम पे होगा, बी हमारा क्या होगा वो 0 होगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ए हमारा बी में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे मान लीजिए ए लेते हैं, यहाँ पे हम बी ले लेते हैं। ए हमारा बी में कन्वर्ट होगा तो ए का जो कंसंट्रेशन होगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो देखिए 0 से इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगा, तो अब ए कंटिन्यू डिक्रीज करेगा, बी कंटिन्यू बढ़ेगा, और एक ऐसा स्टेप आएगा कि ए हमारा बी के इक्वल हो जाएगा। और जब ए और बी के इक्वल हो जाएगा तो अब जैसे ही थोड़ा सा बी बढ़ेगा, बी अगेन जो है ए में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर ए हमारा बी में कन्वर्ट होगा, बी हमारा ए में, तो ये दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब चाहे जितना टाइम बढ़ा दीजिए, चाहे जितना टाइम बढ़ाते जाइए, ए और बी का कंसंट्रेशन हमारा देखिए यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी वही है, उतना ही यहाँ पे भी वही है, कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये जो स्टेट दिखाता है यही दिखाता हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर है? तो कहने का सेंस एक बार मैं फिर से इसको बता दे रहा हूं कि इनिशियली देखिए जब ए हमारा बी में चेंज हो रहा होगा, जब हम ये ए को लेते हैं तो ए हमारा मैक्सिमम होगा, बी हमारा 0 होगा, प्रोडक्ट हमारा 0 होगा, जब तब टाइम हमारा 0 है तब। अब जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे होंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे ए हमारा क्या करेगा, बी में कन्वर्ट होगा तो ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज करने लगेगा, और बी का कंसंट्रेशन हमारा बढ़ रहा होगा, धीरे धीरे बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और एक ऐसा स्टेप आएगा कि ए बी के बराबर हो जाएगा, ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ए और बी दोनों इक्वल हो गए, यहाँ पे दोनों मिल गए। अब
जैसे ही बी थोड़ा सा बढ़ेगा, बी तुरंत ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए बढ़ेगा तो बी में कन्वर्ट होगा, बी बढ़ेगा तो ए में, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट हो जाएगा। और यही जो कांस्टेंट हो रहा है कंसंट्रेशन, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अब तो ये ग्राफ हो गया। ये ग्राफ कभी कभी ग्राफ से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आप नीट और अगर आईआईटी के क्वेश्चंस को देखें तो कभी कभी ग्राफ से ही प्लॉट कर देता है कि विच ग्राफ शोज द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, तो एक तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट, कभी कभी आपको इस तरह से दे देता है ग्राफ, जैसे यहाँ पे है, ये ले लिया, यहाँ पे ए दिखाता है और यहाँ पे हमारा बी दिखाता है। ठीक है, ए दी पहले इनिशियल, यहाँ पे टाइम है हमारा, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ये इस तरह से दिखा दिया। अब आपको जो ग्राफ देगा वो कैसे देगा, ए हमारा पहले ऐसे लाएगा, फिर ऐसे कर देगा, बी को ऐसे ले जाएगा, फिर ऐसे कर देगा। तो देखिए ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए भी हमारा इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा, ए भी हमारा इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा, देखिए इनिशियली ए हमारा डिक्रीज किया, इनिशियली ए हमारा डिक्रीज किया तो बी हमारा क्या करेगा, बढ़ेगा। ए हमारा डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा, ए हमारा बी में कन्वर्ट होगा। इनिशियली ए हमारा बी में जब कन्वर्ट होगा तो ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज किया। ए हमारा बी में जब कन्वर्ट होगा तो बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, जब बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो देखिए बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया। अब क्या होगा कि जैसे कुछ बी बन गया, अब बी हमारा ए में कन्वर्ट होने लगेगा और ए हमारा बी में कन्वर्ट होने लगेगा। तो जब बी ए में कन्वर्ट होने लगेगा तो इसका कंसंट्रेशन फिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए कन्वर्ट हो रहा है, नहीं कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पे चाहे जितना टाइम बढ़ा दीजिए ए नहीं बदल रहा है। उसी तरह से बी चाहे जितना यहाँ तक तो बढ़ा, लेकिन फिर इसके बाद कांस्टेंट हो गया, तो कहीं पे भी बी का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा है, नहीं ए का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। तो ऐसा कोई भी यहाँ पे यहाँ तक तो घटा और यहाँ तक बढ़ा, इसके बाद यहाँ के बाद ये दोनों का कंसंट्रेशन फिक्स हुआ, तो ये जो स्टेट है यही हमारा क्या करा है, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट ये हो गया। तो ये भी हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसा ग्राफ आता है तब भी हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड जो होता है, थर्ड जो ग्राफ आता है आपको इस तरह से दे देता है, आपको इस तरह से देगा, ये हमारा रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा और यहाँ पे हमारा बी रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ कंसंट्रेशन लेगा और यहाँ पे टाइम ले लेगा। अब क्या होगा, ए का कंसंट्रेशन कंटिन्यू डिक्रीज करेगा और बी का कंसंट्रेशन कंटिन्यू इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करने के बाद एक समय ऐसा आएगा यहाँ के बाद, पहले ए घटेगा, बी बढ़ेगा, दोनों एक पॉइंट पे आएंगे, सेम हो जाएंगे, फिर बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और एक कंटिन्यू घटता जाएगा। और एक ऐसा स्टेट आएगा कि ए का कंसंट्रेशन बहुत लोअर आके कांस्टेंट हो जाएगा, बी का कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ के कांस्टेंट हो गया। अब देखिए यहाँ के बाद न ए घट रहा है नीचे आ रहा है, न बी नीचे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ये जो स्टेट होगा ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ये इस तरह से ग्राफ प्लॉट करके पूछ देता है कि विच ग्राफ शोज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो उसमें जो ये तीनों देगा तो नीचे आपका लास्ट ऑप्शन देगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है कि कौन से, ये भी हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये भी हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये भी हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो माइंड में रखना है कि कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है, हो जाएगा, ओके। हाँ, अब जैसे इसको, इस वीडियो को अगर आप देखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा या कोई डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ना। कमेंट बॉक्स में लिखने से थोड़ा सा ये रहेगा कि हमको ये आइडिया लगेगा कि नहीं प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है आप लोगों को। तो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बना के फिर से आपको जो है अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से चीज़ें समझ सकते हैं फिर से। तो जो भी इश्यूज रहे आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट की बात हो गई। अब देखिए ये तो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट की बात होगी। अब इसके बाद जो हमारा एक टर्म आता है, हाँ, ये कंडीशन है कि अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करें, तो ये हमारा जो है चेंज हो रहा है बी में। तो
तो पहली चीज कंडीशन क्या है कि ए हमारा बी में चेंज हो रहा है, बी हमारा ए में चेंज हो रहा है और एक कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा। ए बी में, फिर बी ए में, फिर ए बी में, बी ए में, ए बी में, बी ए में। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और कंटिन्यू चलने का मतलब क्या है कि इसे हम बोलते हैं डायनेमिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब हमेशा चलता रहता है, वो कभी ब्लॉक नहीं करेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो ऐसा कोई भी ये है तो ये इक्विलिब्रियम हमारा पहला ये सिंपली कह सकते हैं कि इट इज द डायनेमिक प्रोसेस। सेकेंड कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का इफेक्ट नहीं होता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट। जो इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप कैटलिस्ट कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इक्विलिब्रियम जैसे है वैसे ही रहेगा। बस कैटलिस्ट इतना करता है कि इस इक्विलिब्रियम को इजीली एस्टेब्लिश कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो जाता है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करता है। इसका इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे क्या इसका एप्लीकेशन है। जब ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, या इसको हम जो है पढ़ने से पहले हम ये पढ़ ले रहे हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास क्या होगा? एक्टिव जैसे इसका नाम ही एक्टिव मास। तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम ए लेते हैं, ए का ए मोल ले लिया और ये हमारा चेंज हो रहा है बी में। ए का हमने ए मोल ले लिया और ये चेंज हो रहा है बी में। तो अगर हम ए का ए मोल लेते हैं तो देखिए कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है, उसका कुछ पार्ट ब्रेक करता है। तो हम तो लिए हैं ए मोल, लेकिन ये 100% रिएक्शन नहीं करेगा, इसका कुछ पार्ट रिएक्शन करेगा। तो जो पार्ट अगर जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ से यक्स मोल ब्रेक किया, तो इसका मतलब यक्स ही मोल जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस यक्स को हम बोल देंगे एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शंस कॉल्ड एक्टिव मास। और एक्टिव मास को हमेशा मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। मींस उसकी जो यूनिट होती है एक्टिव मास की वो होती है मोल लीटर इनवर्स। हमेशा मोल पर लीटर हमेशा एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट होता है। और इसको जब एक्टिव मास को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट पे कोई चीज लिखी जाती है इसका मतलब वो एक्टिव मास है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम में हम लोग ये माइंड में रखेंगे कि हमेशा एक्टिव मास को हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। क्लियर? ओके। अब इसके बाद क्या है, एक्टिव मास क्लियर हुआ। एक्टिव मास को जनरली हम लोग जो है मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन द सेंस कर सकते हैं कंसंट्रेशन कहते हैं। बस ये डिफरेंस है कि जितना मोल हम लेते हैं उसका कुछ पार्ट ब्रेक करता है, तो जो पार्ट ब्रेक करता है उसी को हम लोग जो है एक्टिव मास की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि पर्टिकुलर कोई भी रिएक्शंस है ये हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो रिएक्शंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो रेट होता है रेट, ये इसके एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिव मास का मतलब है कि इसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा, मींस प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए। ये हमारा ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जब पर्टिकुलर कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है उसमें जो रिएक्टेंट होता है उसका जो रेट होता है, उस रिएक्शन का जो रेट होता है उस रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे ए का एक्टिव मास ए है और इसका रेट अगर कैलकुलेट करें तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए, और यहाँ से हम करेंगे तो रेट इक्वल टू हो जाता है हमारा के ए। यहाँ पे ये जो के होता है ये हमारा एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, और जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट क्या बोलते हैं? वेलोसिटी जैसे हम बोल स्पीड, हम यहाँ क्या कैलकुलेट करें? रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम जब रेट की बात करते हैं मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं, और स्पीड की बात करें इसीलिए हम यहाँ पे इस कांस्टेंट को बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर है? तो हम ये कहते हैं कि पर्टिकुलर हमारा ए चेंज हो रहा है बी में, और इसका अगर हम रेट कैलकुलेट करें तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए
कंसंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ हमारा एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है ए। अब अगर मान लीजिए रिएक्टेंट मोर देन 1 हो जाए, रिएक्टेंट हमारा मोर देन 1 हो जाए, जैसे ए प्लस बी, ये हमारा हो रहा है चेंज सी प्लस डी में, हमारा अब यहाँ पे रिएक्टेंट 2 हो गया। तो जब रिएक्टेंट मोर देन 1 हो जाता है तब हमारा जो रेट होता है जो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसका रेट निकालते हैं तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। तो यहां से जब हम करेंगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी, ये हो जाएगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। और अगर यही जो है रिएक्शन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे ए का हमने ए मोल ले लिया प्लस बी का बी मोल ले लिया, यहाँ पे चेंज हो रहा है सी का सी मोल प्लस डी का डी मोल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। पावर में जाने का मतलब कि अगर हम इसका रेट निकालते हैं, रेट प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, ये हो जाएगा, और जितना नंबर ऑफ मोल रहेगा वो पावर में चला जाएगा ए। इसी तरह से बी इंटू मल्टीप्लाई करेंगे बी पावर बी। अब यहां से रेट इक्वल टू हो जाएगा हमारा दिस इक्वल टू के ए पावर ए बी पावर बी, ये हो जाएगा। तो ये हमारा जो है लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपली कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। इफ reactant are more than 1, then rate of reaction is directly proportional to the product of the active mass of the reactant, product of the active mass of the reactant। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर है? अब ये हमने जो है एक्टिव मास पढ़ लिया, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लिया। अब इसके बाद जो होता है, अब इसके बाद क्या आएगा, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम एप्लीकेशन इसकी बात करें, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, या हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेजरमेंट ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम ये लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन की। अगर हम बात करते हैं तो अब एप्लीकेशन मान लीजिए, सपोज करिए, सपोज ए रिएक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, दिस ए रिएक्ट टू, अगर हम इसको ए ना करके सिंपली इस तरह से लेते हैं, ए प्लस बी दिस गिव्स सी प्लस डी, हम ये लेते हैं। तो देखिए ये हमारा इक्विलिब्रियम, ये हमारा जो है रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा है, और रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये हमारा फॉरवर्ड जा रहा है, हमारा बैकवर्ड जा रहा है। तो अगर हम फॉरवर्ड रेट को, अगर हम ए प्लस बी हमारा कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में, तो हम इसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिखाएं इधर वाले को, और सी प्लस डी रिएक्शन करके ए और प्लस बी बना रहा है, तो इसे हम लोग रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दिखा रहे हैं। जो रेट हो रहा है, रेट को हम ये फॉरवर्ड दिखा रहे हैं, ए हम रेट ऑफ बैकवर्ड दिखा रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट की बात करें, रेट मतलब क्या, आर एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए रेट आर एफ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहां से आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के एफ आएगा, ए एंड बी, ये हो जाएगा, वेयर के एफ इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो जाएगा। अब ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन की बात होगी। अब अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी। इसी तरह से फॉर बैकवर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें, बैकवर्ड रिएक्शन, देखिए ध्यान से,
बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, सी और डी। अगर हमारा बैकवर्ड की बात करते हैं, ये रिएक्शन जब इधर शिफ्ट होगा तो इधर कैसे शिफ्ट होगा, जब हमारा सी और डी रिएक्शन करेगा तो सी और डी हमारा क्या होगा, आरबी के लिए रिएक्टेंट हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा आरबी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू डी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आरबी इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा के बी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सी और डी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे के बी हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ व्हाट, बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ये हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को कैलकुलेट कर लिया। अब एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा ये है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये है, दोनों को वैल्यू रख दीजिए। तो के एफ ए बी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी सी इंटू डी, ये हो जाएगा। अब के बी को इधर लाइए और इस ग्रुप को यहाँ ले जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एफ अपान के बी दिस इक्वल टू सी इंटू डी अपान ए इंटू बी, ये हो जाएगा। अब देखिए के एफ हमारा कांस्टेंट है, के बी हमारा कांस्टेंट है, के एफ के बी दोनों कांस्टेंट है, तो के एफ और के बी का जो कांस्टेंट है ये दोनों का रेशियो एक अनदर कांस्टेंट को जनरेट करता है जिसे हम बोलते हैं के सी। के सी इक्वल टू के एफ अपान के बी होता है एंड दिस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है। अब इस केसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। तो ये हमारा जो है केसी जनरेट हो गया। तो ये केसी हमारा सिंपल इस रिएक्शन के लिए है, मतलब केसी इक्वल टू होता है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं A प्लस बी दिस गिव्स C प्लस D, ये दे। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए हमने नंबर ऑफ मोल से ले लिया, तो जब नंबर ऑफ मोल से ले लेता है तो हम पावर में चढ़ा देते हैं, पावर में लिखते हैं। तो पावर का मतलब इसके लिए अगर हम Kc की वैल्यू कैलकुलेट करें तो Kc वैल्यू इसके लिए क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C पावर C, जो नंबर ऑफ मोल्स रहता है वो पावर में जाता है, C पावर C D पावर D अपॉन A पावर A एंड B पावर B, ये हो जाएगा। दिस इज द रिएक्शन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे N2 प्लस 3H2, चलिए हम इसको रफ करते हैं थोड़ा, ये क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग जो है Kc की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। अब अगर मान लीजिए हमको अलग अलग रिएक्शन दे दिया, अगर हमको अलग अलग रिएक्शन दे रहा है उसके लिए Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तब क्या होगा, देखिए जैसे यहां पे हम ले लेते हैं N2 प्लस 3H2 दिस गिव्स 2NH3। अब हमको इसके लिए Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, NH3 पावर 2, ये 2 मोल है तो पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो N2, ये देखिए 2 हमारा N2 हमारा 1 मोल है, ये हमारा 1 मोल है, तो इसको पावर सिंपली जैसे का तैसे लिखेंगे। H2 का 3 मोल है तो हम लिखेंगे H2 पावर 3, ये हमारा जो है इसके लिए हो गया। इसी तरह से अगर हम लिख लेते हैं PCl5 दिस गिव्स PCl3 प्लस Cl2, अगर हम इसके लिए करते हैं तो इसके लिए करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट PCl3 Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट PCl5। इस तरह से जो हम लोग Kc को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो इस तरह से हम Kc की वैल्यू को लिख रहे होते हैं। अब
एक कंडीशन और आती है कि यहाँ पे जो केसी का मतलब होता है यहाँ पे जो सी सफिक्स है, ये जो सी सफिक्स है, अगर हम केसी की बात करते हैं केसी, तो ये जो सी सफिक्स है इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन हम क्या करते हैं? हमेशा सॉल्यूशन फेज की बात करते हैं। कंसंट्रेशन जो होता है हमेशा सॉल्यूशन फेज की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जब भी हम किसी भी कंपाउंड की ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, अगर हमारा वो सॉल्यूशन फेज में है, अगर हमारा सॉल्यूशन फेज में है तब हम जो है केसी कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर वो लिक्विड स्टेट में है, सॉल्यूशन फेज में है, तब हम केसी का यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जो रिएक्शन है हमारा गैसियस स्टेट में हो, गैसियस स्टेट का मतलब आपको इस तरह से रिएक्शन दे दे, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, दिस गिव्स 2NH3 गैस। ये तो जब हम गैस लेते हैं तो गैस का कंसंट्रेशन मेजरमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मोल पर लीटर। अब यहाँ पे जो गैस होता है, अगर लीटर की बात करते हैं तो उसका एक्सपेंशन इतने दूर में होता है कि हम लीटर मेजरमेंट नहीं कर पाते। तो उसके केस में हम लोग जो गैस का क्या करते हैं, गैस का हम लोग पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन की जगह जो कंसंट्रेशन टर्म में ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर टर्म यूज करते हैं। और जब हम प्रेशर टर्म यूज करते हैं तब हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी आ रहा है वो हमारा क्या बन जाता है? केपी। केपी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे एक तो है कि अगर सॉल्यूशन फेज है, लिक्विड फेज है, तब हम जो है केसी का टर्म यूज करते हैं कंसंट्रेशन मेजरमेंट में। और अगर हमारा गैसियस स्टेट लेते हैं और वहां पे पार्शियल प्रेशर की जब बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर में हम केपी की बात करते हैं, केपी पी मींस प्रेशर, तब हम जो है उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो केपी है, केपी को कैसे लिखेंगे? अब चलिए अब हम यहाँ पे ऐसे इसको लिखते हैं, केपी कैसे लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए ए है हमारा ए प्लस डी हमारा डी में है, दिस गिव्स सी का सी मोल है प्लस डी का डी मोल है। अब इसके लिए ये भी हमारा गैसियस स्टेट है, ये भी हमारा गैसियस स्टेट है, ये भी हमारा गैसियस स्टेट है, ये भी हमारा गैसियस स्टेट है। तो इसके लिए अगर हम केपी की बात करें, केपी का, तो केपी की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पीसी, नंबर ऑफ मोल सी है तो इसको पावर सी कर देंगे, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी मतलब पी डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पी डी पावर डी मोल है तो डी लिख देंगे अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए। अब यहाँ पे ए मोल लिया है तो इसको पावर हम ए कर देंगे, और यहाँ पे बी है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पी बी अपॉन ए पावर बी हो जाएगा। तो कहने का मतलब सेम कंडीशन है जैसे केसी में हमने क्या किया कि केसी में कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट हमारा कंसंट्रेशन में रिलेटेड, लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। चीजें सेम है, बस यहाँ पे क्या है कि केसी में हम कंसंट्रेशन टर्म में यूज करते हैं, एक्टिव मास टर्म में यूज करते हैं, लेकिन केपी में जो है हम पार्शियल प्रेशर टर्म यूज करते हैं और जो गैसेस होती हैं। बाकी जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है सबका वैसे ही होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर है? अब हम लोगों ने क्या देखा, केसी देख लिया कंसंट्रेशन के फॉर्म में, केपी देख लिया प्रेशर के फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं इन दोनों भी एक रिलेशन होता है, कहीं ना कहीं केसी रिलेटेड होता है केपी से और केपी रिलेटेड होता है केसी से। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ये हमारा केपी और केसी हम लोग जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ रहे होंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। यहाँ तक हमारा जो है इस वीडियो में हो गया। इसके बाद जब हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो वो हमारा केपी और केसी में रिलेशन को कंटिन्यू करते हुए उसके क्या एप्लीकेशन होते हैं, कैसे इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, कैसे इसका कहाँ हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, किस तरह से जो है नीट में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके आईटी जीई में आते हैं। तो ये सब हम पूरा जो है डिस्कस करते हुए नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ रहे होंगे। क्योंकि कंटिन्यू ये वीडियो बहुत लंबा होने से क्या होता है कि थोड़ा सा आप लोगों को भी कंटिन्यू करने में इशू होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक इस वीडियो में हमने पढ़ लिया केपी क्या है, केसी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से केपी और केसी के रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हुए किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या होता है, वो हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे। ठीक है,
हाँ, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लगता है कोई सजेशन देना है, कोई बात बतानी है, कहनी है, या कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कुछ मिस हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।